हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो देखिए, हम इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं, ध्यान से पढ़िए सब लोग। इसके पहले जो हम पेपर कराए थे 2011 का, और आज हमारा पेपर रहेगा 2010 का। जो टीजीटी 2010 में पूछा गया है उसी को आज हम बढ़िया से विश्लेषण के तौर पर समझकर पढ़ेंगे। देखिए, पेपर को पढ़ने से क्या होता है, हमें ये जानकारी होता है कि पिछले वर्ष कैसा पूछा गया था और किस तरह से आने वाले में पूछा जाएगा, और हमें अपनी तैयारियों का आकलन भी हो जाता है कि मैं जितना पढ़ा हूँ, देखो मुझे कितना समझ में आ रहा है। और दूसरी चीज़, इस जो है वीडियो में हम आपको विश्लेषण के तौर पर पढ़ाएंगे। ये नहीं कि 125 क्वेश्चन है तो 125 विकल्प करके हम आपको हटा देंगे, ऐसा नहीं है। अगर हम 125 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए 500-600 से ऊपर क्वेश्चन को हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि उसको नीचे जो विस्तृत दिया रहता है उससे इर्द गिर्द जो प्रश्न होते हैं एग्जाम में डालते रहते हैं। जैसे सेम ये प्रश्न आ गया, ये सेम आना मुश्किल है, बट क्या है कि इससे संबंधित पूछेगा कि कौन से राजाओं ने इसको बनवाया था। तो हमें जैसे ये ध्यान देना है कौन से राजाओं ने किस समय में बनवाया था। ये सब चीज़ एग्जामिनर पूछ सकता है। सेम टू सेम रेयर केस में पूछता है। सेम कब पूछता है, पिछले वर्ष से 2-3 साल जब हो जाता है तब उसको उठा लेता है। देखिए, सही चीज़ यही है। तो हमें इस तरह से आज हम अच्छे से अध्ययन करेंगे, और टॉपिक बाय टॉपिक है, ये नहीं कि इधर उधर पहले प्रागैतिहासिक का, फिर इस तरह से क्रम से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। और 125 प्रश्नों का जो ये श्रृंखला है हम इसको अच्छे से हल करेंगे। और अगर जो वीडियो पहली बार देख रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसके पीछे हम 2011, 2013, 2016, 2021 का हमने पेपर जो है ऑलरेडी चैनल पे डाल चुका हूँ। इसीलिए हम क्रम से हम लाएंगे 1999 तक का ये प्रश्न हल करेंगे। उसके बाद हम पहुँचेंगे पीजीटी में, तो पीजीटी को हम 2021 से शुरू करेंगे, ठीक, और उसको भी इसी क्रम से हम 1999 तक जाएंगे। देखिए, अगर आप टीजीटी पीजीटी दोनों हल करेंगे तभी आपका निकलने वाला है, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो पीजीटी को टीजीटी में पूछ दिया जाता है। तो सिलेबस सेम ही है, बस उसमें थोड़ा सा क्या कर दिया है, पीजीटी में 5-7 कला से प्रश्न को ज़्यादा कर दिया, यही अंतर है। ठीक, चलिए देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे आगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक, और किस तरह से पूछा गया है, इस चीज़ को हम अच्छे से पहले समझने वाले हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है। किसकी बात कर रहा है, स्तूप की बात कर रहा है। भारत में है, श्रीलंका में है, जावा में है कि अफगानिस्तान में है। तो सबको पता है ये प्रश्न कि क्या है, ये जो है जावा में है। ठीक है, ये जावा बहुत बार प्रश्न को पूछा गया है, तो इसको हम क्या मारेंगे, जावा मारेंगे। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा है। आगे तरफ हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहले इसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद आगे की तरफ फिर तब बढ़ेंगे। ठीक, चलिए देखिए क्या दिया हुआ है। कह रहा, जावा का बौद्ध स्तूप जो विश्व का सबसे बड़ा तथा अपने प्रकार का एकमात्र स्तूप है, जिसका निर्माण शैलेंद्र राजाओं ने कराया था। कौन कराया था, शैलेंद्र राजाओं ने कराया था। ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट लाइन हो गई। ठीक, चलिए इसी तरह से हम आज पढ़ेंगे पूरे संपूर्ण वीडियो को। चलिए, दूसरा है नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता। बात कर रहा है नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता की। सिंधु सभ्यता, चीनी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगर नील नदी से की बात कर रहा है तो मिस्र की सभ्यता मानना। कौन सी, मिस्र की सभ्यता आंसर लगाना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है। इसमें दिया हुआ है कि नील नदी की घाटी में पनपी और विकसित हुई सभ्यता है मिस्र की सभ्यता। कौन सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता, जो विश्व की प्राचीनतम और विकसित सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। ध्यान दीजिएगा, विश्व की प्राचीनतम और विकसित सभ्यताओं में से एक मानी जाती है मिस्र की सभ्यता, जो नील नदी घाटी में पनपी हुई थी। इस तरह से जब आप विश्लेषण करके पढ़ेंगे तो गलती होने का बिल्कुल चांस नहीं रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा कह रहा, दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है।
बेलारी, लोथल, मद्रास और कर्नाटक। अगर दक्षिण भारत की अगर करता है बात तो आपका आंसर हो जाएगा बेल्लारी। कौन सा हो जाएगा? बेल्लारी। ठीक, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है थी, इसके बारे में पढ़ लेते हैं तब आगे तरफ बढ़ते हैं। देखिए, दक्षिण भारत का बेल्लारी जो स्थल है, जहाँ की गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र अंकित है और इस गुफाओं में शिकार का दृश्य एवं जादू के विश्वास अनेक चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं इसमें। ठीक, ये अगला हमारा प्रश्न क्या है, इसको देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, अच्छे से पढ़िए। कह रहा दजला और फरात नदियों की दुआब में पनपी सभ्यता है कौन सी? दजला और फरात की बात कर रहा है तो मिस्र की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता, भारत की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता है। चलिए आगे देखते हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जब तक हम डिस्कस करके नहीं पढ़ेंगे, समझ कर नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमारा क्या है, सफलता नहीं मिलने वाली है। दजला और फरात नदियों के द्वाब में मेसोपोटामिया की सभ्यता का प्रस्फुटन हुआ है, मतलब उदय हुआ है। और मेसोपोटामिया शब्द का आशय दो नदियों के मध्य का प्रदेश, इसी दो नदी है और इसी के जो बीच का प्रदेश होता है इसी को द्वाब कहते हैं। उत्तर पूर्व में दजला फरात और दक्षिण पश्चिम में फरात। उत्तर में कह रहा दजला और पश्चिम में फरात समानांतर प्रभावित होने वाले नदियों के मध्य उर्वरा घाटी नील नदी के समतल के सदृश मानव आकर्षण का केंद्र बना था। जो दो नदियों के बीच की गैपिंग में जो जगह था उसी की बातें कर रहा है। ठीक, चलिए अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है कि भीमबेटका में प्राप्त होने वाली शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने मिले? ठीक है, कहाँ बने मिले हैं? फर्श पर, मुंडेरों पर, छत और दीवारों पर और गुफाओं के द्वार पर। अगर हम भीमबेटका की बात करें तो दीवार और छतों पे मिला। किसमें मिला था? दीवार और छतों पे मिला था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम आगे की तरफ, इसके बारे में थोड़ा विश्लेषण करते हैं तब अगले क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ेंगे। ठीक, चलिए कह रहा है कि भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर जो है दीवारों और छतों पे मिले हैं, बने हैं। और भीमबेटका की खोज का श्रेय श्री विष्णु वाकड़कर शास्त्री ने 1958 ईस्वी में किया था। और भीमबेटका में कुल 600 गुफाएं हैं, जिनमें से मात्र 275 गुफाओं में ही शेष प्राप्त है। ये ध्यान दीजिएगा, 600 गुफा मिला है लेकिन 275 में ही चित्र प्राप्त हुआ है। और इसकी खोज जो किए थे विष्णु वाकड़कर जी 1958 ईस्वी में किए थे। ठीक, बात समझ में आपके आ गई। अगला हमारा है छठवां प्रश्न, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अच्छे से पहले प्रश्न को पढ़िए तब उसके बाद हल किया जाएगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को हमें समझना है पहले। कह रहा है अल्तामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता? बातें कर रहा है अल्तामीरा की। तो बैल, हाथी, भालू, जंगली भैंसा। तो इसमें जो है जंगली भैंसा का चित्रांकन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में हम वर्णन करते हैं क्या चीज़ें दी हुई है। अल्तामीरा की गुफाओं में जंगली भैंसा का चित्र अधिकांश दिखाई पड़ता है। यद्यपि कि इस गुफा में लगभग 150 चित्र है और अन्य पशुओं के नाम से जो चित्र अंकित है, जंगली बकरा, जंगली घोड़ा, बारहसिंगा, हिरनी, ये सब चीज़ें हमें क्या है उसमें देखने को मिलते हैं। ठीक, चलिए अगला हमारा है भारतीय ऐतिहासिक चित्रकला से जो प्रश्न पूछा गया है उसको हम अध्ययन करने चल रहे हैं। ठीक है, चलिए कह रहा पंचमढ़ी स्थित है, किसकी बात कर रहा है? पंचमढ़ी स्थित है उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो बातें कर रहा है पंचमढ़ी। अगर पंचमढ़ी की बात करें तो कहाँ पर है वो? मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हम इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं क्या चीज़ें इसमें दी हुई है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है और इस क्षेत्र की महादेव पर्वत मालाओं के शैल चित्रों की खोज का प्रथम श्रेय 1932 ईस्वी में जी.आर. हंटर को जाता है। जो पंचमढ़ी की खोज की थी जी.आर. हंटर को जाता है।
तत्पश्चात पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय डीएच गार्डन को। पहले जीआर हंटर थे, उसके बाद डीएच गार्डन इनके चित्रों को प्रकाश में लाया। ठीक है, खोज तो एक ये जीआर हंटर और चित्रों की खोज जो की डीएच गार्डन नामक विद्वान को है, जिन्होंने 1936 ईस्वी में यहाँ के चित्रों के संबंध में रेखाचित्र तथा फलक चित्रों सहित एक विषाद लेख को प्रकाशित किया। बात समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या चीज़ें हैं दी हुई हैं। तो इस तरह से अगर हम अध्ययन करते चलेंगे तो हमारा कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। चलिए अगला हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति मतलब मोर की आकृति हमें देखने को मिलती है? इलाहाबाद में, सारनाथ में, लुम्बिनी में, नंदगढ़ में। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ पे मोर की अधिकांश चित्रांकन किया है? तो नंदनगढ़ में। कहाँ पे है मोर का अंकन? नंदनगढ़ में हुआ है। ठीक है, नंदगढ़ में। अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। अशोक के द्वारा निर्मित कराए गए लौरिया नंदनगढ़ नामक स्तंभ लेख अभिलेख हमें मयूर की आकृति का अंकन मिलता है, किंतु विशेष रूप से अशोक के अभिलेखों पर हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह की आकृति हमें देखने को मिलती है। इनके जो अभिलेख है अलग अलग जगह पर अलग अलग हमें चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक, चलिए अगला हमारा प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न को आप लोग पढ़िए पहले, वो क्या कह रहा है। कह रहा उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? बातें कर रहा उदयगिरी की गुफा की बातें कर रहा है। तो बौद्ध धर्म से हैं, जैन धर्म से हैं, हिंदू धर्म से हैं, ईसाई धर्म से हैं। अगर उदयगिरी की गुफा की बात कर रहा है तो हिंदू धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा क्या चीज़ें दी हुई है। उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। अगर उदयगिरी की बातें करेगा तो अब कहाँ है? एमपी में विदिशा जिले में उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है और ये गुफा हिंदू धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्या हिंदू धर्म से संबंधित है। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या चीज़ है, अगला प्रश्न को ध्यान से पहले देखते हैं, उसके बाद इसको हम हल करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिए आप सभी लोग, चीज़ों को समझिए। कह रहा है कि बादामी की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। देखिए अगर हम बादामी की बात करें तो पहले नंबर ये दक्षिण भारत के, ठीक है, तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या है, इसमें जो विकल्प दिया हुआ है कोई भी विकल्प सही नहीं है। ठीक, इसमें जो है तमिलनाडु का अगर कोई ऑप्शन रहता है, इसमें कर्नाटक का, ठीक है, तो हमारा सही होता है। सॉरी, कर्नाटक का, हम तमिलनाडु बोलते हैं, माफ़ करिएगा। कर्नाटक में अगर दिया होता कोई विकल्प तो हमारा सही हो जाता। तो उपरोक्त चारों विकल्प क्या है? गलत है। बादामी की गुफाएं कर्नाटक के आहियोल नामक स्थान पर स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक के प्रांत है और आहियोल नामक स्थान पर स्थित है, जिसका निर्माण चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने कराया था और बादामी गुफा की खोज स्टेला क्रैमरिस ने किया था। कौन किया था? स्टेला क्रैमरिस ने किया था। ठीक, आगे हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 11 नंबर को अच्छे से पढ़िए। कह रहा महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं किससे संबंधित है? पंचतंत्र से हैं, जातक कथाएं से, हितोपदेश से, इनमें से कोई नहीं है। तो क्या है? जातक कथाओं से संबंधित है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम अगले विश्लेषण की तरफ। महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं जातक कथाएं से संबंधित है या मानी जाती हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ और उनके पिता का नाम सुद्योधन और माता का नाम महामाया था। ठीक है, तो आपको पता होगा इनके बारे में, ज़रूर सुने होंगे। ठीक है, और इस तरह से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर का रहा है, खजुराहो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है कि लोक कला के लिए कि वास्तुकला के लिए कि
मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। अगर खजुराहों की अगर हम बात करते हैं तो खजुराहों में किसके लिए है, ये यहाँ पे ज़्यादातर क्या बना है, भवन निर्माण या वास्तु निर्माण से संबंधित है। खजुराहो में मूर्ति से सॉरी क्या है, मंदिर का निर्माण ज़्यादा इस समय हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। खजुराहो अपने वास्तुकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। खजुराहो में चंदेल शासकों ने 85 मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिसमें खजुराहो में स्थित कंदरिया महादेव मंदिर अति प्रसिद्ध है। 85 मंदिरों में कंदरिया का महादेव मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम। अच्छे से समझते चलिएगा सभी लोग, ठीक, जो ना समझ में आए उसको कमेंट करिएगा। गोथिक कला मुख्यतः है, बात कर रहा है कि गोथिक कला मुख्यतः है चित्रकला से है, मूर्ति कला से है, स्थापत्य कला से है कि युद्ध कला से है। अगर गोथिक कला की अगर बात की जाए तो ये संबंधित था स्थापत्य या भवन निर्माण से संबंधित था। चलिए आगे देखते हैं क्या चीज़ें दी हुई इसमें। गोथिक कला मुख्यतः स्थापत्य कला शैली, अगर गोथिक कला जो है स्थापत्य कला शैली है, और गोथिक कला का जन्म 12वीं शताब्दी में फ्रांस में हुआ था। और गोथिक कला रोमनस्क वास्तु कला से क्या है, उद्भूत हुई है, उदय हुआ है इसका। और इस शैली के इमारतें विशेषकर गिरजाघरों के दरवाजे और खिड़कियों में रंगीन कांच के टुकड़ों का प्रयोग किया गया। भवन निर्माण संबंधी वास्तुकला से संबंधित हमारा जो है गोथिक कला आता है। ठीक, चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, आपको भ्रमित करने वाला आ गया। एक था उदयगिरी की गुफा, और यहाँ बात कर रहा है उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा की बातें कर रहा है। ठीक है, देखिए किस काल से संबंधित है। कह रहा उदयगिरी और खंडगिरी, इसकी अगर बात करें, एक उदयगिरी था जो विदिशा में था एमपी में, और यह उदयगिरी खंडगिरी की गुफा किस काल से संबंधित है, गुप्त काल से, शुंग काल से, मौर्य काल से, कुषाण काल से। तो ये जो गुफा हमारी संबंधित है उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा, यह है शुंग काल से संबंधित है। किससे संबंधित है, शुंग काल से संबंधित है ये। चलिए देखते हैं आगे क्या चीज़ और दी जाएगा इसके बारे में। देखिए कह रहा है कि खारवेल ने अपने राज्याभिषेक ने 13वें वर्ष भुवनेश्वर के पास उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों को काटकर जैन भिक्षुओं को आवास के लिए गुफा बनाई। किसके लिए, जैनों के रहने के लिए जो है इन्होंने क्या किया, गुफाओं का निर्माण कराए थे। कौन, खारवेल ने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में, भुवनेश्वर में पड़ता है, ठीक है, उड़ीसा में है। उदयगिरी खंडगिरी की अगर बात करेगा तो ये उड़ीसा में जो है पाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा शिल्प रत्न के लेखक कौन है, बात कर रहा शिल्प रत्न की। प्रश्न को हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि जब प्रश्न हम समझ जाएंगे तो आंसर समझने में काफ़ी समय नहीं लगेगा। भारत मुनि, यशोधर पंडित, श्री कुमार, ठीक, और इनमें से कोई नहीं। अगर शिल्प रत्न की बात कर रहा है, समझिएगा, शिल्प रत्न की अगर बात कर रहा है तो हमारा क्या सही हो जाएगा, देखिए ध्यान से, श्री कुमार। क्या सही हो जाएंगे, श्री कुमार सही हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे तरफ देखते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न क्या है इसके बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कस करके तब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, चलिए कह रहा है कि शिल्प रत्न के लेखक श्री कुमार थे। आप केरल प्रांत के मूल निवासी। ये श्री जो कुमार थे, ध्यान दीजिएगा, ये केरल के रहने वाले थे। श्री कुमार जी केरल के रहने वाले थे जिन्होंने शिल्प रत्न को लिखा था। क्या, शिल्प रत्न को लिखा था कौन, श्री कुमार। एकदम याद कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही चीज़ों को अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। देखिए क्या कह रहा है। पहले आपको प्रश्न को समझना होगा, अगर प्रश्न समझेंगे नहीं तो समझ लीजिए गलत होने का चांस बना रहेगा। कह रहा है कि अमरावती स्तूप स्थित, किसकी बातें कर रहा है, अमरावती स्तूप महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में है, बिहार में। ठीक है, तो इसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए अगर हम अमरावती की बात करें तो ये जो क्या है आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, जो कि आंध्र प्रदेश का ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में सही माना जाएगा। ठीक, ये गलत है, प्रश्न जो है गलत है, क्योंकि विकल्प इसमें सही नहीं दिया गया है। चलिए देखते हैं क्या सही होता है।
कह रहा चारों विकल्प सही नहीं है। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी तट पर 2री शताब्दी ईसा पूर्व। ध्यान दीजिएगा, अमरावती स्तूप जो है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी तट पर 2री शताब्दी ईस्वी में बनाया गया था और काल के गर्त में डूबे समय के मतलब अंतराल में जो खो गई थी। और अमरावती स्तूप को प्रकाश में लाने का श्रेय अंग्रेज विद्वान कर्नल मैकेंजी को है। किसको है? कर्नल मैकेंजी को है, जिन्होंने 1797 ईस्वी में इस स्तूप के ध्वंसावशेषों की खोज की और इस स्तूप का व्यास 160 फीट और ऊंचाई 20 फीट है और अमरावती स्तूप के अभिलेख मौर्यकालीन ब्राह्मणी लिपि में पाया जाता है। ठीक है, जो इसका अभिलेख पाया गया था मौर्यकालीन ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था। तो इस तरह से हमें क्या है, कई क्वेश्चन हमारा कवर होता चला जाता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा है 17 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि प्रथम धातु निर्मित नर्तक की मूर्ति, तो बेहद इम्पॉर्टेंट, अक्सर पेपर में पूछा जाता है, बार बार रिवाइज कर दिया जाता है। हड़प्पा में है, मोहनजोदड़ो में है, बेल्लारी में है और रायगढ़ में है। अगर धातु की मूर्ति की बात करेगा कि मोहनजोदड़ो में। कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो में। ठीक, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। प्रथम धातु की निर्मित नर्तक की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त है, जो 10.5 ठीक है सेंटीमीटर है और इंच में बात करें तो 4.1 इंच है, जिसकी क्या ऊंचाई है। और यह मूर्ति वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। देखिए ये जो चीज़ें हैं, जो ये जो प्रश्न पूछा गया था 2021 में कि जो धातु की मूर्ति है, ठीक है, जो धातु की मूर्ति बनाई गई थी मोहनजोदड़ो से, उसकी हाइट कितनी है? उसकी हाइट 10.5 सेंटीमीटर थी। यही प्रश्न पूछा गया था 2021 में। ठीक है, तो मे भी हो सकता है इस बार पूछा कि प्रथम धातु की मूर्ति कहाँ संग्रहित है, तो आपको आंसर देना है मोहनजोदड़ो में है। ठीक, चलिए ऐसे अगर पढ़ेंगे आप तो क्या है, गलत होने का चांस नहीं रहेगा। चलिए 18 क्वेश्चन कह रहा है नंबर कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। अगर नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर रहा है तो नालंदा विश्वविद्यालय आपका बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में है। ठीक, और तक्षशिला अगर विश्वविद्यालय पूछता है तो आपको पाकिस्तान में है। ठीक, चलिए प्राचीन काल के उत्तरार्ध में शिक्षा, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में अभूतपूर्व ख्याति अर्जित किया था। और ह्वेन-त्सांग के अनुसार यहाँ पर बौद्ध धर्म के महायान शाखाओं का अध्ययन कराया जाता था और पाली भाषा की शिक्षा अनिवार्य रूप से छात्रों को दी जाती थी। भाषा पाली थी और बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय संबंधित, हीन यानी महायान संप्रदाय से संबंधित यहाँ पे शिक्षा को दिया जाता था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला क्या चीज़ है। अगला प्रश्न हमारा 19 है, कह रहा नीला रंग आयातित, मतलब नीला रंग कहाँ से मंगवाया जाता था? बातें कर रहा कहाँ से मंगवाया जाता था, तो ईरान से, इराक से, अफ़गानिस्तान से और इटली से। तो नीले रंग की अगर बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये तो अफ़गानिस्तान से मंगाया। कहाँ से? अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था। नीले रंग कहाँ से? अफ़गानिस्तान से मंगाया। चलिए देखते हैं इसमें और चीज़ क्या चीज़ है। नीले रंग अफ़गानिस्तान से आयातित किए जाते थे। लेपिस लाजुली या लाजवर्द एक मूल्यवान नीले रंग का पत्थर होता है। देखिए इसका नाम ध्यान दीजिएगा, लेपिस लाजुली या लाजवर्द इसको कहते हैं। एक मूल्यवान पत्थर है, ठीक है, जो नीले रंग का था, जो प्राचीन काल से अपने सुंदर नीले रंग के लिए बेहद पसंद था और ज़्यादा मात्रा में आपको अफ़गानिस्तान में पाया जाता था। इसीलिए नीले रंग का आयात हम अफ़गानिस्तान से करते थे। एक पत्थर था लेपिस लाजुली या लाजवर्द नामक मूल्यवान पत्थर था, उससे बनाया जाता था नीले रंग। ठीक, अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए सभी लोग। 20 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है हड़प्पा का संबंध है किससे है? इंडस वैली से है, मिस्र से है, ईरान से है, ग्रीक से है। ये तो क्या है आपका? इंडस वैली से। किससे संबंधित है? इंडस वैली से संबंधित है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जिक्र करते हैं, क्या चीज़ें दी हुई हैं। इंडस वैली का संबंध हड़प्पा से किससे संबंधित है? हड़प्पा से है। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी तथा आरजी बनर्जी के क्रमशः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की
और सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम नगरों का क्या प्रावुदय हुआ। ठीक, चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है कि बाघ की गुफा स्थित है, किसकी बात कर रहा है, बाघ की गुफा स्थित है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में। अगर बाघ जो धार जिला में, मध्य प्रदेश के धार जिला में पाया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका एमपी। ठीक, मध्य प्रदेश जिला पूछेगा तो धार जिला था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके विस्तृत वर्णन करके हम चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है और यहाँ पर कुल 9 गुफाएं पाई गई हैं, जिसमें से बौद्ध धर्म से संबंधित है जी। और ये गुफा जो 1818 ईस्वी में डैंजरफील्ड ने इसकी खोज किया था। 1818 ईस्वी में डैंजरफील्ड ने बाघ गुफाओं की खोज किया था। इसमें 9 गुफाएं, ध्यान दीजिएगा। और ये धार जिला में धर्म जो है इसका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, धर्म के बारे में पूछ देता है, किस धर्म से संबंधित गुफा है बाघ की। अब हम आ गए अजंता और एलोरा की चित्रकला से संबंधित प्रश्न पूछेगा इसमें। कह रहा है कि 22 एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है, चित्र शैली, धार्मिक विषय वस्तु, कैलाश मंदिर और नटराज की मूर्ति। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को आपको समझना है। तो अजंता और एलोरा की चित्रकला की अगर हम बात करें तो इसमें से हमारा कैलाश सबसे ज़्यादा क्या है, कैलाश। एलोरा की बात करेगा तो कैलाश मंदिर आपका सही हो जाएगा। प्रश्न को अच्छे से समझना है, उसके बाद हमें फल को करना है। देखिए इसमें आगे कुछ दिया हुआ है, इस चीज़ों को देखते हैं। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र प्रांत की औरंगाबाद जिले में स्थित है और एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। कैलाश मंदिर एलोरा की 16वीं गुफा में स्थित है। ठीक, चलिए आगे तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 23 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा अजंता के चित्र संबंधित है, बुद्ध से हैं, शिव से हैं, विष्णु से हैं कि दलाई लामा से है। ठीक है, ठीक है, दलाई लामा से है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा। अजंता तो सबको पता होगा ये बुद्ध से संबंधित है। अजंता में किसका चित्रांकन किया है, बुद्ध से संबंधित धर्म की बात की गई है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अजंता की गुफाओं का चित्र भगवान बुद्ध से संबंधित है और यह गुफा महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित है और इसकी जो खोज का श्रेय 1819 में सर स्मिथ को जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शित किस शैली की विशेषता है, अजंता की है, बाघ की है, मुगल की है, राजस्थानी की है। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, अजंता में जो है रेखाओं का भाव प्रदर्शित होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम इसके बारे में। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन अजंता की महत्वपूर्ण विशेषता है और अजंता की चित्रकारिता रेखाओं में अप्रत्याशित गति एवं प्रवाह दृष्टिगोचर होता है। निश्चय ही इस चित्रकला में पूर्ण रूप से सजीवता का अंकन मिलता है हमें देखने को। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न क्या है, 25 पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने कराया था, पाल, गुप्त, जैन और हिंद। पोथी चित्र की अगर बात करेंगे तो हम क्या पाएंगे, पाल शैली से संबंधित पाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं क्या चीज़ें दी हुई है। कह रहा है कि पाल शैली का संस्थापक धर्मपाल को माना जाता है। किसको माना जाता है, धर्मपाल को माना जाता है। पाल शैली के चित्र ग्रंथ पंचशिखा, करणदेव गुफा, साधनमाला, गंधर्वव्यूह, महायान बौद्ध पोथियाँ, प्राज्ञापारिता इत्यादि हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए कि मधुबनी किस राज्य की लोक कला है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक, और पंजाब। अगर मधुबनी की बात कर रहा है तो मधुबनी में आपका जो है बिहार संबंधित है। मधुबनी कहाँ की लोक कला है, बिहार की लोक कला है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम।
मधुबनी बिहार राज्य की लोक कला है और बिहार की मिथिला लोक चित्रकला किस मधुबनी चित्र को क्या चित्र कहने का अधिक प्रचलन हुआ था। मधुबनी चित्र कहने का सबसे ज़्यादा अधिक प्रचलन हुआ था। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है देखते हैं। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। कह रहा है कि जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती है। जमुना देवी वर्ली से, भील पिथौरा से, मधुबनी से, मांडना से। तो जमुना देवी तो क्या है, बिहार से संबंधित मधुबनी से रिलेटेड करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। चलिए कह रहा है कि व्याख्या कि जमुना देवी मधुबनी लोक कला से संबंध रखती है। एक लाइन में दिया हुआ है, चीज़ों को आप लोगों को समझ लेना है। चलिए अब शुरू होता है राजस्थानी चित्रकला से संबंधित प्रश्न हमारे शुरू होंगे। कह रहा है कि राग दीपक चित्र किस शैली का है। बात कर रहा है राग दीपक की, बात कर रहा है मेवाड़ शैली, बसवली शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली। अगर राग दीपक की बात कर रहा है तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बूंदी शैली संबंधित। किस शैली संबंधित है, बूंदी शैली से संबंधित है। चलिए आगे तरफ हम बढ़ते हैं, क्या चीज़ दी हुई है चलिए देखते हैं। कह रहा है कि राग दीपक चित्र बूंदी शैली का प्रतिनिधित्व करता है और बूंदी की शैली के चित्रकार ने विशेष रूप से नायक नायिका, बारहमासा चित्र, ऋतु चित्रण, भगवत पुराण पर आधारित कृष्ण लीला एवं रीतिकालीन कवियों की रचनाओं से संबंधित कई चित्र बनाए गए हैं। राग दीपक किससे संबंधित है, बूंदी चित्रकला शैली से, बूंदी शैली से संबंधित माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा प्रश्न है 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान में माउंट आबू जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है, आबू मंदिर के लिए, रकनपुर मंदिर के लिए, दिलवाड़ा मंदिर के लिए और संगमरमर मंदिरों के लिए। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा दिलवाड़ा जैन मंदिरों के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण सोलंकी, ध्यान दीजिएगा, सोलंकी शासक, दिलवाड़ा सोलंकी शासक ने कराया था। उसको प्रथम भीमदेव प्रथम के मंत्री विमल शाह ने 10वीं व 11वीं सदी के मध्य कराया था। ठीक है, तो शासक था सोलंकी का, सोलंकी जो निर्माण सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री विमल शाह ने 10वीं और 11वीं सदी के मध्य करवाया था और इन मंदिरों का निर्माण मूलतः नागर शैली में हुआ है और इस काल में के मंदिरों के अवशेष जोधपुर में ओसिया नामक गांव से प्राप्त हैं। ठीक है, कहाँ पे, जोधपुर के ओसिया नामक गांव से में प्राप्त हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक एक लाइन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 30, कह रहा है कि कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का चित्रण करता था। किसकी बात कर रहा है, ग्रामीण दृश्य और जंगल का चित्रण करता था। वारविजा ग्रुप, रीतिवादी ग्रुप, रोकोक ग्रुप, यथार्थवादी ग्रुप। तो ये आपका वारविजा जो कलाकार थे, कौन, वारविजा के कलाकार थे, इस तरह से काम को करते थे, भूदृश्य और जंगल का ज़्यादा मात्रा में। देखते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा। फ्रांसीसी चित्रकारों के एक समूह ने प्रकृति के सानिध्य में रहकर चित्र करना प्रारंभ किया। बारबीजा पेरिस के समीप एक गांव था और इस गांव में रहकर चित्रकारों के एक समूह द्वारा चित्रण किए जाने के कारण समूह को बारबीजा ग्रुप और इनकी शैली को बारबीजा शैली कहा जाने लगा। इस समूह के प्रथम चित्रकार थे दोमिथी, थियोडोर रूसो, कोरो और मिले। सब लोग क्या थे, प्रमुख रूप से कलाकार थे जो उसकी शुरुआत किए थे। अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कांगड़ा चित्र शैली किस राज्य के समय में, किस राजा के समय में विकसित हुई। राजा गोवर्धन, राजा संसार चंद्र, राजा सामंत सिंह, राजा क्या है, हरि सिंह। तो इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा, अगर कांगड़ा शैली की बात करेगा, राजा संसार चंद इसमें सही हो जाएंगे।
चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कांगड़ा चित्र शैली राजा संसार चंद्र के समय विकसित हुई और इस शैली को ऊंचाई पर लाने का श्रेय आपको जाता है। श्रेय किसको जाता है? आपको जाता है। किसको? संसार चंद्र, राजा संसार चंद्र को जाता है। आगे तरफ हम देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ क्या चीज़ें हैं उसको देखते हैं पहले ध्यान से। कह रहा किस नगर को गुलाबी नगर कहा जाता है? जयपुर, लखनऊ, दिल्ली, बनारस। तो सबको पता है जयपुर को क्या कहा जाता है? गुलाबी नगर कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में वर्णन करते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं, तब आगे तरफ फिर बढ़ेंगे। चलिए कह रहा महाराजा सवाई राम सिंह के आदेशानुसार जयपुर के भवनों को गुलाबी आवरण प्रदान किया गया। उसी समय से जयपुर को गुलाबी नगर की संज्ञा दी। ठीक है, तो ये महाराजा सवाई राम सिंह ने आदेश दिया कि जितने भी नगर हैं हमारे हैं, मतलब उसमें जो है घरों को गुलाबी रंगों से कलर कर दिया जाए, इसलिए इसको गुलाबी रंग या पिंक सिटी भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश भी पूछ सकता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा प्रश्न 33 नंबर कह रहा है कि कांगड़ा शैली के चित्रों में मुख्यतः चित्रण है राधा कृष्ण के प्रेम, सीता राम के जो है राम सीता के प्रेम का, या शिव पार्वती के प्रेम का, या कामदेव के प्रति प्रेम का। तो इसमें आपको मिलेगा देखने को कांगड़ा में कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन हमें देखने को मिलता है। आगे हम देखते हैं। कांगड़ा शैली के चित्रों में कृष्ण राधा के प्रेम का चित्रण है और इस शैली के कलाकार श्रृंगार प्रधान वृत्तियाँ का बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण किया गया। श्रृंगारता का सबसे ज़्यादा इसमें चित्रांकन किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कह रहा शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, और क्या दिया है? पश्चिम बंगाल। तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, तब आगे तरफ फिर बढ़ेंगे। क्या चीज़ दी हुई है? कह रहा शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1963 ईस्वी में 7 एकड़ जमीन पर बीरभूम में एक आश्रम की स्थापना की और रविंद्रनाथ टैगोर ने वहीं पर 1901 ईस्वी में एक स्कूल की स्थापना की और सन 1919 में शांति निकेतन की कला भवन की स्थापना हुई और सन 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 21 में विश्व भारती विश्वविद्यालय और 19 में शांति निकेतन की स्थापना और 1921 में एक स्कूल की स्थापना वहाँ पर शुरू किया था। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 35 नंबर कह रहा है कि भारत शिल्प के खड़ंग पुस्तक के लेखक यामिनी राय, सीता कांता महापात्र, अवनींद्रनाथ टैगोर, गणेन्द्रनाथ टैगोर, ये जो लिखे थे आपके अवनींद्रनाथ टैगोर जी थे। कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर जी थे। चलिए आगे देखते हैं क्या चीज़ और दिया हुआ है। कह रहा कि अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 अगस्त 1871 ईस्वी में जन्माष्टमी के दिन पूर्व बंगाल जोड़सांका में एक ठाकुर परिवार में हुआ और इटालियन चित्रकार गिलहर्डी अवनींद्रनाथ टैगोर के आरंभिक गुरु थे। इन्होंने पेस्टल रंगों द्वारा तैल रंगों का प्रभाव जमाने एवं ब्रिटिश कलाकार श्री पामर से रेखा चित्र बनाने का विधिवत प्रशिक्षण दिया और इन्होंने भारतीय शिल्पों खड़ंग के साथ साथ शिल्पायन नामक पुस्तक की रचना भी इन्होंने की थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या चीज़ें हैं। अगला हमारा प्रश्न है 36 नंबर कह रहा है गीतांजलि की रचयिता हैं। किसकी बात कर रहा है? गीतांजलि की रचयिता है दिनकर, रविंद्रनाथ टैगोर और राजेंद्रनाथ और कैलाश वाजपेयी। तो इसकी रचयिता जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या चीज़ें दी हुई इनके बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म जोड़ासांको कोलकाता में सन 1861 ईस्वी में हुआ था और कला सर्जक विश्व कवि
रविंद्रनाथ टैगोर की सृजन शक्ति वास्तव में अपरिमित तथा विलक्षण थी और सन 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार उनकी अद्वितीय कृति गीतांजलि क्या पर प्राप्त हुआ था। आगे देखते हैं क्या चीज़ें दी हुई है। चलिए, तो इस तरह से हम कवर करते चलेंगे 125 क्वेश्चन में। थोड़ा देखिए समय आपको देना पड़ेगा, जब समय देंगे तो समझ लीजिए बहुत अच्छी बातें हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है 37 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है कि हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? ईरान का, काबुल का, अफगानिस्तान का, ताशकंद का। तो हुमायूं की अगर बात कर रहा है तो ईरानी कलाकार था। कौन था? ईरान का रहने वाला था। चलिए आगे देखते हैं हम इसके बारे में। हुमायूं के दरबारी चित्रकार ख्वाजा अब्दुल असमद सिराजी, ठीक, जो अब ख्वाजा अब्दुल असमद सिराजी और मीर सैयद अली जुदाई, जो मूलतः ईरान के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? ईरान के निवासी थे। और नादिर उल मुल्क हुमायूं शाही, दास्तान ए अमीर हमजा और मसीर उल उमरा हुमायूं के समय की महत्वपूर्ण सचित्र पोथी है। ध्यान दीजिएगा, हुमायूं, ठीक है, दास्तान अमीर हमजा और मसीर उल उमरा हुमायूं के समय की सबसे महत्वपूर्ण चित्रित पोथियाँ हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। पहले कह रहा है कि चार मीनार कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद में, मुरादाबाद में, हैदराबाद में, अहमदाबाद में। अगर चार मीनार की बात करेगा तो हैदराबाद में है। कहाँ पे? ये हैदराबाद में है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। हैदराबाद नगर की स्थापना मुहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था। चार मीनार नामक मस्जिद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद ज़िले में स्थित है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, आराम से पढ़िए, समझते हुए चलिए। जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी का चित्र किस संग्रहालय में है? इलाहाबाद संग्रहालय में, भारत कला भवन बनारस में, सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। जहांगीर कालीन की अगर बात कर रहा है तो ये आपको कहाँ मिलेगा? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, जो है सुंदरी का चित्र वहीं पे रखा गया है। जहांगीर के समय काल की सुंदरी का चित्र आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी का चित्र अबुल हसन द्वारा बनाया गया था, जो वर्तमान समय में भारत कला भवन बनारस में सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? भारत कला भवन बनारस में सुरक्षित है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, कह रहा कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? हुमायूं था, अकबर था, शाहजहां था, जहांगीर था। ठीक है, कौन सबसे ज़्यादा कलाकार को अच्छा समझता था? तो सबको पता है ये कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? जहांगीर समझता था। कौन? जहांगीर। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ जहांगीर समझता था, सही है। कह रहा है कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? क्योंकि जहांगीर कलाकार भी था, इसीलिए उस चीज़ को समझता था। देखिए, अकबर के काल में चित्रकला भी हुआ था, लेकिन यहाँ बातें कर रहा है समझने का, समझता था, क्योंकि वह चित्र को ऐसे बनाता था। कोई चित्र अगर किसी ने बनाया है तो वो पकड़ लेता था कौन किसने कलाकारी की है। तो ऐसे चित्रकार को क्या है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा थी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्या कि मुगल सम्राट में जहांगीर चित्रकला को सबसे अच्छी तरह से समझता था और जहांगीर के दरबार में फारूक, आका रेजा, मुहम्मद, नादिर, बिशनदास, गोवर्धन, मनोहर इत्यादि प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है, और चित्रकला को अच्छे से समझता था। अब देखिए फिर कह रहा है, उसी से रिलेटेड प्रश्न ही फिर दोबारा कर दिया है कि मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा गया। अब यहाँ देखिएगा चित्रकला शैली की बात कर रहा है। देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइए, अगर स्थापत्य की बात करेगा तो शाहजहां आएगा और चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाएगा तो आपको पता है क्या है? जहांगीर। कौन है? जहांगीर। क्योंकि चित्रकला स्वर्ण शैली मतलब वो चरम
स्थिति था चित्रकला का। शुरुआत तो हुमायूं से लेकर अकबर के काल में भी हुआ, लेकिन चरम की स्वर्ण की बात करेगा तो आप जहांगीर के काल को मानेंगे। ठीक है, तो समझना है, बस समझेंगे दिक्कत नहीं होगा आपको, बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर कह रहा है जहांगीर का काल मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है और उसके काल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी, लास्ट स्टेप पर पहुंच गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है 42 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। कह रहा हिंदू कवि केशव की कृत रसिक प्रिया पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाया था? शाहजहां, अकबर, हुमायूं, ठीक, बाबर। बातें कर रहा केशव कृत रसिक प्रिया पे अगर बात कर रहा है तो ये आपका सही हो जाएगा अकबर काल में। किस काल में? अकबर के काल में। प्रश्न को समझिए एक बार और कि हिंदू कवि केशव की कृत रसिक प्रिया थी, उस पर किसने चित्र को बनाया था और वो मुगल शासक था तो अकबर था। कौन था? अकबर था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम, वर्णन करते हैं थोड़ा सा। चलिए, हिंदू कवि केशव की कृत रसिक प्रिया पर मुगल शासक अकबर के चित्रों को बना था। कौन बना था? अकबर ने चित्र को बनवाया था। ठीक है, किसे? रसिक प्रिया से लिया था वो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा क्या है क्वेश्चन 43। कह रहा है कि निहाल चंद किस राजपूत शैली के चित्रकार थे? मेवाड़ शैली के, किशनगढ़ शैली के, कोंटा बूंदी के, जयपुर शैली के? तो निहाल चंद जो है किशनगढ़ शैली से संबंधित थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम, आगे क्या चीज़ दिया हुआ है इसके बारे में। क्या निहाल चंद किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार थे और इस शैली में मुख्य रूप से कृषि संबंधित चित्र प्राप्त होते हैं जो कि सावंत सिंह की काव्य की रचना पर आधारित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्या चीज़ दिया हुआ है ध्यान से पढ़ते हैं प्रश्न को। 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा तैल चित्रण का माध्यम कौन सा तेल है? तैल चित्रण का माध्यम में कौन सा तेल है? सरसों का तेल, अलसी का तेल, अखरोट का तेल कि सोयाबीन का तेल? तो क्या होगा? अलसी, जो तीसी का तेल होता है वो सबसे अच्छा चित्रण में काम आता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तैल रंगों का आविष्कार जॉन वाइक आइक तथा हर्बर्ट वान आइक नामक दो भाइयों ने किया था और कब किया था? 13वीं से 14वीं शताब्दी ईस्वी में। कहाँ पर? इटली में किया गया था। और तैल चित्रण का माध्यम तारपीड़, अलसी का तेल तथा वर्निश होता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। पैंतालीस नंबर क्वेश्चन को पढ़िए कि लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? बताइए। मुगल, किशनगढ़ शैली, कोटा शैली, बसोहली शैली। अगर लोक कला की अगर बात कर रहा है तो बसोहली शैली में लोक कला से संबंधित चित्रांकन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बसोहली शैली लोक कला पर आधारित एक शैली है। यहाँ की लोक कला में पूर्ण सादगी और विलक्षणता के साथ साथ भाव संप्रेषण की क्षमता का स्पष्ट चित्रांकन हमें चित्र देखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या लोक कला शैली में रखा जाता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जोधाबाई पत्नी थी किसकी? अकबर की, जहांगीर की, शाहजहां की, औरंगजेब? सबको पता है ये अकबर की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? अकबर की पत्नी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जोधाबाई अकबर की पत्नी थी। इनका नाम मरियम उज़ ज़मानी जोधा बेगम साहिबा था, जो मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से शादी के बाद मलिका ए हिंदुस्तानी बनी और वह जयपुर की आमेर रियासत के राजा भारमल की पुत्री थी। इसलिए राजस्थान से भी इनका संपर्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जहांगीर
तत्कालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है बाज, तोता, मैना, मुर्गा। तो अगर प्रसिद्धि की बात करें तो उसके ज़्यादा क्या है, बाज जनाब जो चित्र बनाए थे बहुत ज़्यादा उससे फेमस भी हुए थे। उसके बाद हमारा इसके बारे में विस्तृत वर्णन करते हैं पहले, तब आगे बढ़ते हैं। जहांगीर कालीन चित्रकला का प्रसिद्ध चित्र बाज है, ठीक। और मंसूर पशु पक्षी तथा वनस्पति के चित्रण में सिद्धस्त थे। और बाज पक्षी का चित्र कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहित है। पूछ सकता है कि संग्रहालय में बाज पक्षी, कलकत्ता संग्रहालय में प्रदर्शनी में लगा हुआ है ये, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या हमारा है, आधुनिक चित्रकला से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। ध्यान दीजिए 48 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि आधुनिक भारतीय चित्रकारों में से कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार था। नंदलाल बसु, यामिनी राय, कानू देसाई और मुकुल डे। तो आधुनिक भारतीय चित्रकला लोक कला से अगर बात कर रहा है आधुनिक का, तो यामिनी राय जी थे। कौन थे, यामिनी राय जी थे, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसकी विस्तृत वर्णन करते हैं, उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन की तरफ जिक्र करते हैं, ठीक। चलिए व्याख्या दिया हुआ है कि आधुनिक भारतीय चित्रकारों में लोक कला से प्रभावित चित्रकार यामिनी राय हैं, जिन्होंने ईसा मसीह के जीवन पर आधारित चित्रों का निर्माण किया और दिल्ली में 25 मार्च 1949 ईस्वी में शिल्पी चक्र की इन्होंने स्थापना की थी। आगे हम बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं प्रश्न कौन सा है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रख्यात चित्र वीनस को किसने चित्रित किया था। वीनस बोटिचेल्ली, राफेल, रूबेंस और वांडेर बार्डन्यू। तो इसका जो चित्रांकन किए थे रूबेंस। कौन थे, रूबेंस ने किया था। प्रख्यात चित्र वीनस की अगर बात कर रहा है तो वीनस, रूबेंस कौन थे, वीनस के चित्रांकन रूबेंस। चलिए आगे देखते हैं क्या चीज़ें दी हुई है, इसके बारे में वर्णन करते हैं पहले, तब आगे तरफ फिर बढ़ेंगे हम। समझिए फिर। अगर प्रख्यात चित्र वीनस नामक चित्र का चित्रांकन रूबेंस ने किया था। पीटर पाल रूबेंस इनका पूरा नाम था, एक फ्लेमिश बरोक कलाकार थे। उनका जन्म 20 जून 1577 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। रूबेंस ने अनावृत्तियों और स्त्रियों को जितना सुंदरता व अधिकता से अंकित किया गया है उतना ही संभवतः अन्य कलाकारों ने नहीं किया होगा। और इनके सदस्य इनके जो अन्य चित्रों में द रेप ऑफ यूरोपा, ईसा की सूली से उतार जाना, पेरिस के न्याय, इनका क्या चित्रांकन है, तो इनका है रूबेंस, पीटर पाल रूबेंस, जो वीनस नामक चित्रांकन को किए थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा तीसरी श्रेणी का डिब्बा कृत का चित्रकार कौन है। दोमियो है, माने है, पिकासो है, वान गो है। तीसरी श्रेणी की अगर बात कर रहा है तो वो थे दोमियो थे। कौन थे, दोमियो थे। चलिए आगे देखते हैं, हम आगे तरफ बढ़ते हैं फिर। तीसरी श्रेणी का डिब्बा कृत चित्रकार दोमियो है। दोमियो की अन्य प्रमुख चित्राकृतियां हैं न्यायालय, शैलियों की लड़ाई, ठीक। इनकी क्या है, चित्रांकन है, वो भी पूछ सकता है। और इनके जो अन्य शैली बनाया गया है इसको भी पूछ सकता है। चलिए आगे देखते हैं हम। कह रहा आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान। आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान कहाँ हुआ था। जर्मनी में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस में जो है आधुनिक कलावादों का जन्म स्थान था। ध्यान दीजिएगा, आधुनिक कलावादों का पूछ रहा है तो फ्रांस में आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम क्या चीज़ें दी हुई है, इसके बारे में वर्णन करते हैं। आधुनिक कला के वादों का जन्म फ्रांस में हुआ। 18वीं सदी के प्रारंभ में फ्रांस की दरबारी कला में एक नई शैली ने जन्म लिया और इस शैली पर समकालीन वास्तुकला का स्पष्ट प्रभाव हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अगला हमारा देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा।
कह रहा पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था। किसकी बात कर रहा है, पिकासो की बात कर रहा है। फेमस कलाकार हैं। स्पेन में हुआ था, पेरिस में हुआ था, हॉलैंड में हुआ था, इटली में हुआ था। अगर पिकासो के जन्म की बात करें तो स्पेन में। पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था, स्पेन में। ध्यान दीजिए, पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था, स्पेन में। इस तरह से आपको दिमाग में सेटअप कर लेना है कि स्पेन, पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था, स्पेन। भूलना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। पाब्लो पिकासो का जन्म स्पेन के मलागा नामक गांव, स्पेन, ध्यान दीजिएगा, स्पेन के मलागा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम होसे रुइज था। इनके पिता का नाम होसे रुइज था, जो स्थानीय विद्यालय में चित्रकला के अध्यापक थे इनके पिताजी। और उनकी माता का नाम मराया पिकासो था। क्या, मराया पिकासो रुइज था। मराया पिकासो रुइज। उनके पिताजी का नाम क्या था, होसे रुइज। ठीक। और इनका जन्म कहाँ होता है, स्पेन के मलागा नामक गांव में हुआ था। इस तरह से आपको पढ़ना है ताकि भूले ना कभी। चलिए, अगला हमारा 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा, द स्टूडियो नामक कलाकार कौन था। द स्टूडियो का कलाकार कौन था। कुर्बी, पिकासो, डेविड, माने। द स्टूडियो की अगर हम बात करें तो पिकासो था। द स्टूडियो की अगर हम बात करें कौन था, पिकासो था। ध्यान दीजिएगा, द स्टूडियो मतलब वो स्टूडियो बनाए थे पिकासो जी अपना एक, ऐसे याद कर लीजिए, पिकासो जी अपना एक स्टूडियो बनाए थे। पिकासो द्वारा द स्टूडियो नामक तैलचित्र 1955 ईस्वी में बनाया गया था। और क्या ज्ञात है कि दी पेंटर स्टूडियो, ध्यान दीजिएगा, दी पेंटर स्टूडियो नामक चित्र यथार्थवादी चित्रकार गुवेस्ता कुर्बे द्वारा 1855 में ईस्वी में किया गया था। ध्यान दीजिएगा, अगर दी पेंटर स्टूडियो आ जाएगा तो आपको कुर्बे को मारना है। ध्यान दीजिएगा, दी पेंटर स्टूडियो और दी स्टूडियो, ध्यान दीजिए, द स्टूडियो लिखा रहेगा, ठीक है। तो आपको मारना है पिकासो को। अगर दे दिया हो दी पेंटर स्टूडियो दे दिया हो तो आपको आंसर मारना है कुर्बे को। ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें आपको हम समझ लीजिए कि दी पेंटर्स लगा देगा, मान लीजिए ये तो दी स्टूडियो लगा, अगर यहाँ पेंटर्स लगा दिया तो कुर्बे मारिएगा, और दी स्टूडियो लगा देगा तो पिकासो। पेंटर्स लगते ही कुर्बों को आपको सही करना है। दीजिए, छोटी छोटी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान देनी है तो बिल्कुल आसान से ही गलत होता है, तो उनको हमें संशय नहीं रहता, फट से क्या गलत हो जाती है हमारे प्रश्न, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि 55 त्रिपड़ भोजन का चित्रांकन कौन है। त्रिपड़ भोजन तो सबको ये पता है, जब नौ प्रभावादी कलाकार के बारे में पढ़ेंगे आप तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आपके क्लोद मोनो, एद्वार माने, ठीक है। तो क्लोद मोने और एद्वार माने, तो एद्वार जो था, एद्वार माने जो थे, यही जो थे आपके त्रिपड़ भोजन किए थे। ये क्लोद है, देखिए, मोने माने में क्लियर कर लीजिए आज ही। अगर माने दिया है तो इसको एद्वार माने पढ़ा जाएगा, अब मोनो दिया है तो क्या है, क्लोद मोने पढ़ा जाएगा, ठीक है। कौन सा, क्लोद मोने इसको पढ़ा जाएगा। चलिए, आगे हम देखते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, त्रिपड़ भोजन का चित्रांकन एडवर्ब माने, और एडवर्ब माने की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं, ओलंपिया, बांसुरी वाला और जेल खाना, नाव की सवारी। ये किसकी कृतियाँ हैं, जो आपकी माने की कृतियाँ हैं, ठीक है। इनका पूरा नाम है एडवर्ब माने, इनका पूरा नाम है क्लोद मोने। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अंतर करेंगे तुरंत गलत आंसर हो जाएगा, समझना है आपको अच्छे से। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था। उड़ीसा में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, केरल में हुआ था, गुजरात में हुआ था। तो ये केरल में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, केरल में इनका जन्म स्थान था। चलिए, आगे देखते हैं। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 ईस्वी को केरल के एक गांव किलिमंजरो में हुआ था, और इन्हें दरबारी चित्रकार आलमगीर नायडू से कला प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन मिला। और राजा रवि वर्मा आलमगीर नायडू को अपना गुरु मानते थे। किसको, राजा रवि वर्मा जी आलमगीर नायडू को अपना क्या, गुरु मानते थे, ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। कह रहा, प्रोफेसर मदन लाल नागर थे, चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, लेखक थे, ग्राफिक कलाकार थे,
तो ये क्या थे, ये एक चित्रकार थे। मदन लाल नागर क्या थे, चित्रकार थे। चलिए आगे देखते हैं। प्रोफेसर मदन लाल नागर एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। इन्होंने अपने विशिष्ट चित्रों से भारतीय कला को समृद्ध किया था। ठीक है, तो चित्रांकन के रूप में गिने जाते थे। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है किस भारतीय चित्रकारों को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया था। किससे, पद्मश्री की उपाधि से। एम.एफ. हुसैन, सुधीर रंजन खास्तगीर, जे स्वामीनाथन और वेंकटप्पा। अगर पद्मश्री की अगर हम बात करें तो ये जो थे आपके सुधीर रंजन खास्तगीर थे। कौन थे, सुधीर रंजन खास्तगीर थे। देखिए भारतीय चित्रकारों में सर्वप्रथम सुधीर रंजन खास्तगीर को वर्ष 1957 में पद्मश्री की उपाधि से भारत सरकार ने अलंकृत किया था इनको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है, कह रहा है बनी ठनी नामक चित्र किस शैली से संबंधित है। किशनगढ़ शैली से संबंधित है, बूंदी शैली से, कोटा शैली से, गढ़वाल शैली से। बनी ठनी जो है किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बनी ठनी नामक चित्र की रचना निहाल चंद नामक कलाकार द्वारा की गई थी और यह चित्र किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किस संबंधित है, किशनगढ़ शैली से संबंधित है। आगे चलिए बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे अमृता शेरगिल, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, यामिनी राय। तो अगर पुनरुत्थान की बात करें तो अवनींद्रनाथ टैगोर जी थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बंगाल पुनरुत्थान युग का प्रवर्तक कौन थे, अवनींद्रनाथ टैगोर, जो ठाकुर शैली का प्रतिपादन किया और उसे उनके गुरु पाश्चात्य चित्रकार की लहरडी थे। उनके गुरु जो थे पाश्चात्य कलाकार की लहरडी थे। अवनींद्रनाथ जी के गुरु क्या नाम था, गिलहड्डी, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा, एम.एफ. हुसैन, सतीश गुजराल, रणवीर सिंह बिष्ट। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, राजा रवि वर्मा जी थे। ठीक है, चलिए अब इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखते हैं, ध्यान दीजिए। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 ईस्वी को केरल के एक किलिमन्यूर गांव में हुआ था। यद्यपि राजा रवि वर्मा ने किसी कला महाविद्यालय अथवा संस्था से कला की विधिवत शिक्षा नहीं प्राप्त की, तथापि अपने अनवरत कला साधना, अथक लगन और विकसित कला दृष्टि के कारण अपने क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। तैल विधा में काम करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा थे, जिन्होंने तैल विधा में चित्रण को इन्होंने क्या किया था, और क्या चीज़ किया था। और भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा थे, जिन्होंने तैल विधा में चित्रण करने का यह तकनीक सुप्रसिद्ध ब्रिटिश चित्रकार थियोडोर जैनसन से सीखी थी। किससे, थियोडोर जैनसन से तैल प्रक्रिया को इन्होंने सीखा था। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, 61। तो इस क्वेश्चन को हम अच्छे से देखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, तो हमारा 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा काली घाट, एक सेकेंड, काली घाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा से बने। यामिनी राय, बी.एस. गायतोंडे, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल। तो काली घाट की अगर हम बात करें तो काली घाट का आपको हो जाएगा यामिनी राय। किससे प्रेरित थी काली राय घाट चित्रकला से, यामिनी राय प्रेरित थी। ठीक, चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है उसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेकंड,
चलिए बढ़ते हैं इसमें अगले इसके जो व्याख्या के बारे में, यामिनी राय संबंधित कह रहा काली घाट के चित्र यामिनी राय की प्रेरणा से बने। यामिनी राय का जन्म 10 अप्रैल 1887 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के बांकुरा क्षेत्र के बेलियातोड़ गांव में हुआ था और महात्मा गांधी ने यामिनी राय के चित्रों से प्रभावित होकर उन्हें राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा भी दी और वर्ष 1926 से 1936 ईस्वी तक इन्होंने लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में सहायक निदेशक के पद पर इन्होंने कार्य को किया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या चीज़ें है इसमें। अगला हमारा क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? जी.आर. संतोष, बी.एस. गायतोंडे, के हब्बर, भूपेन हजारिक। ठीक है, इसमें जो है भूपेन जो हजारिक थे ये चित्रकार नहीं थे, बाकी सब लोग क्या हैं? चित्रकार हैं। देखते हैं भूपेन हजारिक असमिया गायक, गीतकार, संगीतकार, कथाकार, फिल्म निर्माता थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो इस तरह से प्रश्न को हमें समझते हुए चलना है। पूछ रहा है क्वेश्चन हबीब तनवीर एक थे, क्या थे? हबीब तनवीर क्या थे? नाटककार, संगीतकार, चित्रकार और राजनीतिकार। तो हबीब तनवीर की अगर बातें करें हम तो नाटककार थे। हबीब तनवीर, ध्यान दीजिएगा, हबीब तनवीर ये नाटककार थे। हबीब तनवीर क्या थे? नाटककार थे। हबीब तनवीर उर्दू व हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार थे। इनका जन्म 1923 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म क्या होता? 1923 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। नाटककार थे हबीब तनवीर जी। ठीक है, और अगला हमारा प्रश्न है, देखिए ध्यान से। अगला हमारा प्रश्न 64 नंबर क्या है कि चित्रकार बी.एन. आर्या सांवरी का सांवरी नामक चित्र सुरक्षित है। बी.एन. आर्या जी हैं, इनका सांवरी नामक चित्र कहाँ सुरक्षित है? ललित कला अकादमी दिल्ली, ललित कला संस्था लखनऊ, इलाहाबाद संग्रहालय में और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। सांवरी की अगर हम बात करें तो ये आपका इलाहाबाद संग्रहालय में। कहाँ था? इलाहाबाद संग्रहालय में था, विश्वविद्यालय में नहीं था, इलाहाबाद संग्रहालय में था। ध्यान दीजिएगा, बी.एन. आर्या का जो सांवरी नामक चित्र है इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित है। चित्रकार बद्रीनाथ आर्या का सांवरी नामक चित्र इलाहाबाद संग्रहालय में संरक्षित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैक्सन पोलॉक किस देश के रहने वाले कलाकार थे? इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस। अगर जैक्सन पोलॉक की बात करें तो अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे जैक्सन पोलॉक? अमेरिका के रहने वाले थे। ध्यान दीजिएगा सब लोग इस चीज़ों को अच्छे से, कौन कलाकार कहाँ का, ये सब चीज़ें हम पाश्चात्य कला जो पढ़ा रहे हैं हम अभी, ठीक, उसको अच्छे से आप देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर होता चला जाएगा। चलिए आगे दिया है कि जैक्सन जो पोलॉक अमेरिका के रहने वाले कलाकार थे। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत अमेरिका कला की एक प्रेरणा के रूप में पोलॉक को सम्मानित किया गया था। ठीक, समझ गए? आगे तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। के.जी. सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा है? दिल्ली में, मुंबई में, लखनऊ में, बनारस में। किसकी बात कर रहा है? के.जी. सुब्रमण्यम की बात कर रहा है। तो कहाँ से है ये? लखनऊ शहर के म्यूरल के लिए फेमस थे ये के.जी. सुब्रमण्यम जी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि के.जी. सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के पास रविंद्रालय रंगशाला की बाहरी दीवारों पर ग्लेज टेराकोटा टाइल्स की एक बृहद आकार में लगा हुआ है और के.जी. सुब्रमण्यम कला के एक्ट ऑफ क्रिएशन मानते थे। कला क्या थे? एक्ट ऑफ क्रिएशन मानते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दीजिए। कह रहा प्रसिद्ध चित्र जमीन के कलाकार की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? जमीन के कलाकार की बात कर रहा है। असित कुमार हालदार, असदी अली, एम.एफ. हुसैन और के.सी.एस. पन्नीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा जमीन का एम.एफ. हुसैन जी इसको चित्रांकन किए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
मकबूल फ़िदा हुसैन एक आत्मदीक्षित चित्रकार हैं। इनका जन्म 1915 ईस्वी में महाराष्ट्र के सोलापुर जनपद में हुआ। सरस्वती कृष्ण कथा, माधुरी दीक्षित, घोड़े, महाभारत इत्यादि चित्रांकन श्रृंखलाएँ आपकी महत्वपूर्ण की पहचान बनाती हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध थे? मूर्ति कला के लिए, नाट्य कला के लिए, चित्रकला के लिए, नृत्य कला के लिए? तो हमारा सही हो जाएगा राजा रवि वर्मा जी चित्रकला के लिए फेमस थे। किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए फेमस थे। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा राजा रवि वर्मा से संबंधित, राजा रवि वर्मा चित्रकला से संबंधित है और आपकी कला शैली तत्कालीन जनरुचि के अनुरूप थी, जिसमें दर्शक की कल्पना शक्ति को आकर्षित करने की क्षमता विद्यमान थी। भाव प्रधानता के साथ साथ नैतिकता पर भी आपने चित्रों को विशेष बल दिया था। किस पे? नैतिकता पर इन्होंने विशेष बल दिया था। और क्या चीज़ें हैं? 69 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या चीज़ें हैं। क्या निम्नलिखित में से मूर्तिकार कौन है? बात कर रहा मूर्तिकार के। हुसैन जी हैं, रजा जी हैं, आरा जी हैं, देवी प्रसाद राय चौधरी जी। अगर मूर्तिकार की अगर बात कर रहा है तो देवी प्रसाद राय चौधरी जी जो क्या है, फेमस मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। अब देखिए देवी प्रसाद राय चौधरी का जो जन्म होता है रंगपुर जिले के, ठीक है, ताजहट जो वर्तमान में बांग्लादेश में है, 1899 ईस्वी में हुआ। मूर्ति कला के साथ साथ चित्रकला में भी इनकी रुचि थी। नसों, मांसपेशियों, शरीर के पौड़ गठन विशेष ध्यान दिया है और स्नान करती हुई नारी नामक मूर्ति शिल्प एक आदर्श निर्माण का उदाहरण माना जाता है। ये बहुत गहराई से मूर्ति को बनाते थे, एक एक चीज़ मांसल शरीर को बनाते थे तो बताते थे कि किस तरह से मेहनत कर रहा है, उसकी चीज़ों को व्यक्त करने का इन्होंने काम किया था। लोक कला चित्रों का माध्यम क्या है? पेस्टल रंग, एक्रेलिक रंग, गोद में मिले हुए मिट्टी के रंग, तैल रंग। तो आपका सही हो जाएगा लोक कला का माध्यम था गोद में मिले मिट्टी के रंग। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे अगला हमारा क्या चीज़ है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं एक लाइन, उसके बाद तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। ठीक, चलिए कह रहा है कि लोक कला चित्रों का माध्यम गोद मिट्टी के रंग का होता है। क्या? गोद मिट्टी के रंग माने जाते हैं। ठीक, कह रहा फिर अगला क्वेश्चन है, कहता है कि अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था इटली में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, हंगरी में। तो इनका जो जन्म हुआ था हंगरी में हुआ था। कहाँ में हुआ था? हंगरी में हुआ था। चलिए देखते हैं आगे। अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 ईस्वी में बुडापेस्ट हंगरी में हुआ। इनके पिता सरदार उमराव सिंह सिख जमींदार थे और माता मरियम अंतवानेत गोरेसमन हंगेरियन थी। क्या थी ये? हंगेरियन थी। चित्रकार एम.एफ. हुसैन के किन आकृतियों को उनकी पहचान के साथ जोड़ा जाता है? ठीक है, गायों का, घोड़ों का, घड़ियालों का, बकरियों का। अगर हुसैन जी की बात कर रहा है तो घोड़ों से संबंधित, किससे? घोड़ों से संबंधित थे। चलिए आगे हम देखते हैं आगे क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, डिस्कस करते हैं, तब उसको अगले क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ेंगे। चित्रकार एम.एफ. हुसैन की घोड़े की आकृतियों को उनकी पहचान के साथ जोड़ा जाता है। किसके? घोड़े की आकृतियों को और एम.एफ. हुसैन के साथ जोड़ा जाता है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी हुसैन का कथन है कि मैं घोड़े बेचता हूँ और फिल्में बनाता हूँ। कथन था कि मैं घोड़े बेचता हूँ और फिल्म को बनाता हूँ। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि चित्रकार एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम क्या था? मोहम्मद फिराक हुसैन, मकबूल फ़िदा हुसैन, मोहम्मद फरीद हुसैन, मोहम्मद फ़ारूक हुसैन। तो इनका पूरा नाम था मकबूल फ़िदा हुसैन। क्या नाम था? मकबूल फ़िदा हुसैन था। चलिए आगे देखते हैं हम। क्या चित्रकार एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम मकबूल फ़िदा हुसैन था और हुसैन का जन्म 17
सितंबर 1915 ईस्वी में फड़पुर महाराष्ट्र में, और इनका मृत्यु 9 जून 2011 में लंदन में हुआ था। ये महाराष्ट्र के निवासी थे। इनका जन्म 17 सितंबर 1915 ईस्वी में फड़पुर में हुआ था, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, और मृत्यु इनका 9 जून 2011 ईस्वी को लंदन में हुआ था। अब आलेखन से कुछ सवाल पूछे गए हैं, देखिए। कह रहा, ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी, बताइएगा। लैटिन भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, जर्मनी भाषा में, हिब्रू भाषा में। तो इसका सही आपका आंसर हो जाएगा हिब्रू भाषा में। कौन सी भाषा में? हिब्रू भाषा में लिखा गया था। चलिए आगे देखते हैं हम, क्या हमारा क्या चीज़ है। ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल की रचना प्रारंभ में हिब्रू भाषा में हुई थी, किंतु कालांतर में इसकी कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। अगला प्रश्न हमारा है क्या, देखिए कि वेद कितने होते हैं? 5, 8, 4, 3। वेद हमारे 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, कौन कौन से होते हैं चारों में? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। रामायण के रचयिता रामानंद सागर, महर्षि वाल्मीकि, तुलसीदास और नारद मुनि। देखिए रामायण की अगर बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो महर्षि वाल्मीकि थे। कौन थे? महर्षि वाल्मीकि जी थे। रामायण की बात करना, रामचरितमानस करेगा तब तुलसी जी होंगे। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा कि आदि काव्य रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं, और इस ग्रंथ की रचना मूलतः ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी ईस्वी में मानी जाती है। ठीक है, कौन? 4वीं शताब्दी ईस्वी में ये मानी जाती है। चलिए आगे देखते हैं हम, वस्तु चित्र से देखते हैं क्या चीज़ दिया हुआ है। कह रहा त्रियामी कला कौन सी होती है? नृत्य, संगीत, चित्र, मूर्ति। तो सबको पता है मूर्ति कला जो है हमें तीनों आयाम से देखने को मिलती हैं। सामने से भी इसकी लंबाई, चौड़ाई और इसकी मोटाई तीनों होती है, इसलिए त्रियामी कहा जाता है। आगे देखते हैं। चलिए, मूर्ति कला का एक त्रियामी कला है। मूर्ति कला त्रियामी आयामी होता है। यह कठोर पदार्थ जैसे पत्थर और मृदु पत्थर एवं प्रकाश आदि के बनाए जा सकते हैं, और मूर्ति कला एक अति प्राचीन कला है। क्या है? मूर्ति कला जो है एक अति प्राचीन कला मानी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अगला हमारा 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। कह रहा कोलाज चित्र का माध्यम क्या था? भूसा था, गोबर था, बुरादा था, कागज कर्तन। ये कागज का कर्तन था। क्या था? कागज का कर्तन था। चलिए आगे देखते हैं। धरातल पर भिन्न भिन्न रंग के टुकड़े को जोड़कर उस पर चित्रकारी की जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोलाज कहते हैं। कागज के टुकड़े को हम क्या कहते हैं? कोलाज कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है? बैगनी, हरा, लाल, भूरा। अगर क्या गर्म रंग की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा? क्या? लाल रंग सबसे गर्म माना जाता है। एक मिनट, सबसे जो है, हाँ, लाल रंग ही सही माना जाता है। लाल रंग के बाद पीला रंग आता है। ठीक है, चलिए, जो गर्गामी कलर होते हैं सूर्य के, वही क्या होते हैं? गर्म रंग माने जाते हैं। निम्नलिखित रंगों में से गर्म रंग है क्या? रंग लाल है, और बैगनी वर्ण का प्रभाव राजसी मृत्यु आदि है, और हरे वर्ण का प्रभाव वसंत, सुरक्षा, मनोहर प्रजनन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 80 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन रंगों को मिलाकर नारंगी रंग बनाया जाता है? हरा लाल, पीला नीला, पीला लाल और लाल नीला। तो आपका सही हो जाएगा, पीला और लाल मिलाकर हम क्या बनाते हैं? नारंगी रंग को बनाते हैं। ठीक, पीला एवं लाल रंग के मिश्रण से नारंगी रंग बनाए जाते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा प्रश्न है, कह रहा है 81 रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है? कैनवास पर, जमीन पर, कागज पर, दीवार पर। आपका सही हो जाएगा जमीन पर। किस पे बनाई जाती है?
ज़मीन पर बनाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। विभिन्न रंगों के द्वारा रंगोली की रचना मुख्य रूप से ज़मीन पर की जाती है। किस में की जाती है? मुख्य रूप से ज़मीन पर की जाती है। अगला हमारा है, रंग क्या है? कलर स्टिक है, कलर केक है, कलर वाटल है या प्रकाश का गुड़ है? तो ये क्या है? प्रकाश का गुड़ माना जाता है हमारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या चीज़ दिया हुआ है। कह रहा है कि रंग वास्तव में प्रकाश का गुण होता है और प्रकाश की किरणों द्वारा हम किसी वस्तु के रंग को देख सकते हैं। जब वस्तु से टकराया प्रकाश रेटिना पर पड़ता है तो रेटिना के पार्श्व में रोड्स तथा कुंस ग्रंथियां चेतन हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप हम किसी वस्तु के रंगों को हम क्या देख पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वास्तु तकनीकी की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित है। ये लिखने तकनीक क्या थी? इटालियन थी कि मंगोलियन थी? ठीक, और दो विकल्प और देखते हैं हम, तब इसकी बात को अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए। ईरानियन, चीन, देखिए चीनी जापानी थी। क्या थी? चीनी जापानी। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा कि वास्तु तकनीकी जल रंग चित्रण की एक विधा है जिसमें एक रंग को धरातल पर लगाकर उसे सूखने के बाद बार बार धोना, पुनः रंग करना, फिर धोना, ऐसी चित्रण विधि को हम वास्तु तकनीक कहते हैं। और इस तकनीक का मूलतः जो है चीन जापान में हुआ था और वास्तु तकनीक का चित्रण भारत में सर्वप्रथम बंगाल शैली में शुरू किया गया था। वास्तु तकनीक को आवश्यकता अनुसार बार बार इसको कलर किया जाता है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? 84 नंबर, ध्यान दीजिए। कह रहा किस ठोस घन में, किसी ठोस घन हो, मान लीजिए ठोस घन है, अब इसमें सतह को पूछ रहा है कितनी है। तो सतह आपको मालूम है, ये दिख रहा है, ये सामने दिख रहा है, ये दिख रहा है, फिर क्या है उसके जो पीछे भी होते हैं। तो अगर एक सतह की बात कर रहा है, ध्यान दीजिए, अगर सतह की बात कर रहा है तो हमें जो है 1 2 3 दिख रहा है और 3 पीछे हैं तो 6 माना जाएगा। ध्यान दीजिए, इस चीज़ को समझिए थोड़ा सा, ये समझने वाली चीज़ें हैं कि अगर आप इस तरह से अगर घन को बनाते हैं, ध्यान दीजिए, अगर घन को बन गया ये, तो एक फ्रंट फेज है और ऊपर ये हमें दिख रहा है और जस्ट इसके पीछे होता है 3 पार्ट और, तो 3 3 मिलाएंगे आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका जिक्र किया जाता है। इसके 6 सतह होते हैं। सतह की अगर पूछता है तो 6 सतह माने जाते हैं इसके। ठीक, चलिए अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता है? हैंडमेड पेपर होता है, कार्टेज पेपर होता है, कैंड पेपर होता है, बॉन्ड पे, ये बॉन्ड पेपर जो है ऑफिशियली वर्ग के लिए होता है, चित्रकला के लिए प्रयोग में नहीं आता है ये। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि बॉन्ड पेपर चित्रकला हेतु प्रयोग नहीं होता है। यह जो विभिन्न कार्यालय ऑफिस वर्क के लिए बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप LIC का पेपर देखे होंगे, इसको बॉन्ड कहते हैं। उसी तरह से बहुत हर चीज़ का एक बॉन्ड पेपर होता है जो ऑफिस के लिए यूज़ किया जाता है। चित्रकला उस पर नहीं बनाया जाता, वो किसके लिए किया जाता है? ऑफिस के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्या चीज़ कह रहा है। जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध है? कह रहा है परिप्रेक्ष्य का दृश्य चित्रांकन क्वेश्चन है कि जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध है? मूर्ति के लिए, भित्ति चित्र के लिए, योगी समाधि के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। चलिए आगे देखते हैं। जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़ में सरगुजा जनपद की रायगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। भारत में सर्वाधिक प्राचीन भित्ति लगभग 300 ईसा पूर्व की जोगीमारा गुफा से प्राप्त है। कहाँ से है? जोगीमारा की गुफा से ये प्राप्त होती है। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला हमारा है, कह रहा टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? मथुरा, बस्तर, गोरखपुर, जौनपुर। तो इसमें गोरखपुर जो है टेराकोटा के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टेराकोटा उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला है जहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है टेराकोटा मूर्ति के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा कह रहा है कि इंद्रधनुष के रंगों का क्रम क्या होता है? तो इस क्रम को आपको बताना है। देखिए
इसका आंसर होता है वैनीफिनाला, वैनीआहपीनाला, यही आपका जो ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक है, तो हर वर्ड का मतलब शब्द का पहला अक्षर आप लोग जो है याद कर लीजिए, वैनीआहपीनाला। ठीक, यही आपका क्या होता है, धनुष के कर्म रंग बताए जाते हैं। ठीक, लिखे दिया हुआ है ध्यान से, क्या वैनीआहपीनाला मतलब बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल है जो होते हैं। और ये जो सूर्य के सबसे करीब वाले ये रंग होते हैं गर्म रंग माने जाते हैं, और जो सबसे दूर के होते हैं यहाँ से ये ठंडे रंग माने जाते हैं। ये तीनों क्या है, ये सब गर्म रंग की श्रेणी में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा प्रश्न क्या है इसको देखते हैं, तब इसके बाद इसका अध्ययन हम लोग खुद करते हैं। चलिए देखिए, कह रहा पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज़ क्या होता है, चिकना, सफ़ेद, मोटा, हस्त, भूरा, खुरदुरा, टक्सर कागज़। तो देखिए खुरदुरा होना चाहिए। अगर आप पेस्टल रंग लगा रहे हैं, पेस्टल रंग को लगाने के लिए ज़मीन पे का खुरदुरापन होनी चाहिए, तभी इस पर आप पेंटिंग को लगा सकते हैं पेस्टल, क्योंकि उसमें कलर को सूखा गीली रहती है, गीली वजह से रगड़ना रहता है, तो खुरदुरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भूरा खुरदुरा होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा है कि पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज़ भूरा खुरदुरा है, और पेस्टल रंगों को धरातल पर अस्थायी करने के लिए लगाए जाने वाले घोल को फिक्सेटिव, क्या फिक्सेटिव कहते हैं, क्या कहते हैं, फिक्सेटिव कला कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार कौन थे, पौराणिक रूप से ब्रह्मा थे, विष्णु थे, महेश थे, नारद थे। तो पौराणिक रूप से देखेंगे तो ब्राह्मण जी थे। कौन थे, क्या थे, ब्रह्मा जी थे, सॉरी ब्रह्मा जी थे। आगे देखते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा प्रथम चित्रकार माने जाते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या चीज़ें दी हुई है। कह रहा प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक आता है डिज्नी पर, हंगामा पर, पोगो पर, जैक्सिट पर। तो ये आता है आपका डिज्नी पर। किस पे आता है, डिज्नी पे आता है। ठीक है, चैनल है उस पे आता है ये। प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक डिज्नी चैनल पर प्रसारित किया जाता है। किस पे, डिज्नी चैनल पर प्रसारित किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि 92 नंबर कि नृत्यांगना सुधा चंद्रन की फिल्म है, सुधा चंद्रन की फिल्म की बात कर रहा है। पायल की झंकार, डांस इंडिया डांस, नाचे मयूर, आजा नचले। तो सुधा चंद्रन की अगर बात करें हम तो नाची मयूर, ध्यान दीजिएगा, नाची मयूर ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नृत्यांगना सुधा चंद्रन नाचे मयूर, सुधा चंद्रन की क्या है, नाचे मयूर, सुधा चंद्रन का नाचे मयूर याद कर लीजिए आप लोग। नृत्यांगना सुधा चंद्रन की फिल्म है नाचे मयूर। यह उनकी फिल्म उनके जीवन पर आधारित है, जिसमें उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। क्या थी, उन्होंने प्रमुख भूमिका को वहाँ पे निभाई थी। आगे देखते हैं हम लोग। 93 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, प्रति 3 वर्ष पर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी को हम क्या कहते हैं, त्रिनाले प्रदर्शनी कहते हैं। तो सबको पता होगा, जब 3 वर्ष ला दिया त्रिनाले। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ललित कला अकादमी हर तीसरे वर्ष त्रैमासिक त्रिनाले इंडिया का आयोजन नई दिल्ली में कराता है, और एक अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी मानी जाती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत भवन स्थित है, भोपाल में है, बनारस में है, लखनऊ में, इंदौर में। और भारत भवन की बात करेगा तो ये आपका भोपाल में है। और भारत कला भवन की ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझिए चीज़ों को। भारत एक कला भवन है और एक भारत भवन है। भारत भवन की अगर बात करेगा तो भोपाल आएगा, और भारत कला भवन की आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भारत कला भवन ये वहाँ पे है, बनारस में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
1982 में स्थापित भारत भवन भोपाल में स्थित है। यह सांस्कृतिक परिसर, संग्रहालय, नाट्यशाला, पुस्तकालय एवं सांस्कृतिक संगीत केंद्र को अपने समाहित किया और जहां पर वर्ष भर अनेक कला प्रदर्शनियां आयोजित की जाती है। ठीक है, हमेशा यहाँ पर कला की क्या आयोजन की जाती है। ठीक है, चलिए बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है कि रोड्स के द्वारा किन रंगों के दृश्यानुभूत होते हैं। रोड्स देखिए, हमारे जो आँख होती है इसमें जो है दो तंतु पाए जाते हैं, एक रोड्स पाया जाता है और एक पाया जाता है कोन्स। ठीक, तो रोड्स और कोन्स दो प्रकार के पाए जाते हैं। तो रोड्स से हम क्या देखते हैं, ब्लैक एंड वाइट को देखते हैं, और कोन्स से हम क्या देखते हैं, कलर को देखते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि रोड्स के द्वारा किन रंगों की अनुभूति होती है। तो हमें होती है किसकी, बताइए, सफ़ेद और काला की अनुभूति होती है। और कौन सा आ जाएगा, तो हमें रंगीन चीज़ें हमें दिखाई, दो तंतु होती हैं जिससे हमें काला, सफ़ेद और रंगीन चीज़ें दिखाई देती है। तो रोड्स अगर कहेगा तो ब्लैक एंड वाइट, और कौन्स कहेगा तो कलर, रंगीन। काला और सफ़ेद की दृश्यांकन हमें रोड्स नामक तंत्र से होती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है, कह रहा होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम क्या। होमर, द जर्नी, ओपोलो, न्यूज़ की कहानी और इलियड। अगर होमर के द्वारा लिखित महाकाव्य की बात करता है तो हमारा इलियड आएगा। क्या सही होगा, इलियड। ठीक, आगे देखते हैं। व्याख्या में दिया, होमर पाश्चात्य जगत का एक महान कहानीकार, उपन्यासकार था जिसकी प्रमुख रचना इलियड है। और अगला क्वेश्चन हमारा है 97, अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कालिदास, बाणभट्ट, दंडी और भवभूति। तो ये तो कालिदास जी, कौन थे, कालिदास जी थे। ठीक, चलिए आगे तरफ हम बढ़ते हैं। अगला है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। इनकी अन्य रचना इस प्रकार के हैं, ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभवम, रघुवंश, महाकाव्य, महावाल्मीकिमित्रम और विक्रमोर्वशी। ये जो इनकी है कालिदास के द्वारा चित्रित ग्रंथ रचयिता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा है, कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन, चरक, रामदेव, पाणिनि। तो कामसूत्र की अगर हम बात करें तो वात्स्यायन थे। कौन थे, वात्स्यायन थे। अगला हम देखते हैं, कह रहा कामसूत्र नामक ग्रंथ की रचना वात्स्यायन ने की थी। यह जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम के राजसभा के विख्यात विद्वान पंडित सुयोधन ने 11वीं सदी में कामसूत्र की टीका की रचना की। उसे जयमंगला नाम दिया था। क्या नाम दिया था, जयमंगला का नाम दिया था। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला हमारा क्या है, 99 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उपन्यासकार नहीं है। प्रेमचंद हैं, शारदा चंद्र है, जयशंकर प्रसाद जी है, जतिन दास जी है। इसमें से जो है आपके जतिन दास जी है उपन्यासकार नहीं है। ठीक, चलिए दिए गए विकल्पों में जतिन दास उपन्यासकार नहीं, वे कला क्षेत्र से संबंधित है। अन्य चित्र प्रेमचंद, जयशंकर और शरद चंद्र उपन्यासकार थे और जतिन दास जी थे क्या थे, कलाकार थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओपेक कहते हैं। कह रहा है कि ओपेक कहते हैं पारदर्शित रंग को, अपारदर्शित रंग को, पेस्टल रंग को, ऑयल रंग को। ओपेक जो हमें दिखता ना हो, अपारदर्शित रंग होता है। ओपेक जो हमें दिखता ना हो, ओपेक जो हमें दिखता ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शित रंग होते हैं, उसे ओपेक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे ओपेक हम कहते हैं। अपारदर्शी रंग को हम क्या कहते हैं, ओपेक कहते हैं, जो हमें दिखता ही नहीं है। अगला हमारा 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या क्या थी। भरत मुनि के अनुसार 10, 9, 8, 11। तो इनके अनुसार हमारी कितनी थी, 8 थी भरत मुनि के अनुसार। चलिए आचार्य भरत मुनि के अनुसार रंगों की संख्या 8 है और इन्होंने रस का आधार भाव
माना है, यद्यपि कि भाव सामान्य रूप से 9 कहे गए, किंतु भरत मुनि के अनुसार केवल 8 ही माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, देखिए 102 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए आप लोग। कह रहा है कि 102 चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? 6 तत्व, 7 तत्व, 5 तत्व और 3 तत्व। चित्रकला के अगर तत्व की बात की जाए तो 6 तत्व माने जाते हैं। कितने तत्व माने जाते हैं? 6 तत्व माने जाते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? 6 तत्व माने जाते हैं। ठीक है, चलिए चित्रकला के जो है 6 तत्व हैं, रेखा, वर्ण, तान, गठन, आकृति और अंतराल। ठीक है, ये जो आपके होते हैं क्या होते हैं इसके। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या चीज़ें दी हुई हैं। चलिए, कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय होस्ट के मेजबान कौन थे? कौन बनेगा करोड़पति के द्वितीय के होस्ट, कह रहा है द्वितीय के होस्ट मेजबान थे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, सलमान खान तो अमिताभ बच्चन थे। कौन थे? अमिताभ बच्चन जी थे। देखिए इसको याद कर लीजिए एक बार और ध्यान से। कौन बनेगा करोड़पति के प्रथम बार और द्वितीय बार कौन बने? अमिताभ बच्चन बने, और तीसरी बार शाहरुख खान बने, फिर चौथी पाँचवीं बार जो है अमिताभ बच्चन। मतलब ये ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक बार जो है शाहरुख खान बने थे। ध्यान दीजिए, एक बार शाहरुख खान बने थे, बाकी जो है 4 बार जो है बने कौन है? अमिताभ बच्चन जी। तीसरी बार जो बने थे ये आपके अभी क्या है? शाहरुख खान बने थे। जैसे मान लीजिए 1 से लगाए 5 बार हुआ तो 1 2 3 4 5 हुआ, तो तीसरा बार जो ये थे ये 1 2 और 4 5 इन्हीं का है। तीसरा वाला जो है क्या है? शाहरुख खान जी का है। चलिए आगे हम देखते हैं। कह रहा वस्त्रों की डिजाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल कौन है? गुलाब का, कमल का, कुमुदनी का, गेंद का। तो क्या है? कुमुदनी का फूल सबसे ज़्यादा वस्त्रों में प्रयोग किया जाता है। ठीक, प्रश्नोत्तर विकल्पों में कुमुदनी के वस्त्रों का डिजाइन में सर्वाधिक प्रयुक्त किया जाता है। क्या अगला है, मोटी एवं नटी मानव आकृति किस शैली की है? मोटी और नटी मानव की कह रहा है किशनगढ़, मेवाड़, अजंता, बूंदी। अगर नाटी और मोटी की अगर बात कर रहा है तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए कि अगर मोटी की बात कर रहा है, मेवाड़ शैली हम आपको बताए हैं, देखिएगा उत्तर डालने प्रश्नगत, उसमें व्याख्या को हमें बताए हैं। तो मेवाड़ शैली में जो है मोटी और क्या है? नटी और मोटी मानवाकृति का वर्णन किया गया है। ठीक, चलिए मोटी एवं नटी मानवकृत मेवाड़ शैली की पहचान है गीत गोविंद, हारड़िका, रसिकांत, बाल गोपाल, स्तुति इत्यादि मेवाड़ शैली के प्रमुख सचित्र ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 106 नंबर क्वेश्चन। कह रहा रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? किसकी बात कर रहा है? रॉक गार्डन बेंगलोर, जयपुर, चंडीगढ़, हैदराबाद। और रॉक गार्डन की बात करेगा तो चंडीगढ़ संबंधित है। किससे संबंधित है? चंडीगढ़ से संबंधित है। आगे हम लोग देखते हैं क्या चीज़ दी हुई है जो को समझते हैं। कह रहा कि रॉक गार्डन पंजाब प्रांत की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब प्रांत की राजधानी चंडीगढ़ में स्थित है रॉक गार्डन, जहाँ पे जो है उन्होंने एक कूड़ा करकट से ही कबाड़ बाड़ से वहाँ पर एक पार्क बना दिया था जो गार्डन के नाम से फेमस हो गया था। अगला हमारा 107 नंबर क्वेश्चन। नई फिल्म रंग रसिया निम्न में से किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? अकबर पदमसी, साबावाल की, यामिनी राय की, राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा पे आधारित थी। चलिए देखते हैं आगे। नई फिल्म रंग रसिया महान चित्रकार
राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म में राजा रवि वर्मा की भूमिका फिल्म अभिनेता रणदीप हड्डा ने निभाई थी। चलिए आगे देखते हैं। दो रेखाओं के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। तो सबको पता है कि ये दो बिंदु हैं, तो बीच की जो लाइन होती है इसको हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा क्या है, चलिए पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, रेखा के बारे में, तब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को रेखा कहते हैं। रेखा दो प्रकार की होती है, सरल रेखा और वक्र रेखा। रेखा का महत्व हमें मुख्य रूप से पूर्वी कलाओं में देखने को मिलती है। देखिए रेखा दो होती है, सरल और वक्र रेखा, दो प्रकार की रेखाएं मानी जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर, क्या कह रहा है? निम्न में से भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषताएं कौन सी हैं? वर्ण है, रेखा है, लय है, आकृति है। तो इसमें से आपके रेखा जो हो जाएगी सही हो जाएगी। जो भारतीय अलंकरण की अगर बात करेगा तो रेखा से संबंधित है। किस संबंधित है? रेखा से संबंधित है। चलिए, रेखा भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता रही है, किंतु भारतीय अलंकरण में हमें वर्ण, लय, आकृति का भी दर्शन थोड़ा बहुत मात्रा में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा 110 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। उत्तर मध्य की बात कर रहा है, प्रयागराज में है, उदयपुर में है, नागपुर में, पटियाला में। अगर उत्तर मध्य की बात कर रहा है तो अपना आंसर हो जाएगा प्रयागराज। क्या हो जाएगा? प्रयागराज सही हो जाएगा। ठीक है, इलाहाबाद इसमें। चलिए अब देखिए यहाँ पे भारत में कुल 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना हुई है, जो इस प्रकार है। देखिए पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की बात करेगा तो शांति निकेतन कोलकाता आएगा। पश्चिमी क्षेत्र की सांस्कृतिक केंद्र की बात करेगा तो उदयपुर राजस्थान आ जाएगा। और उत्तरी क्षेत्रीय सांस्कृतिक पूछेगा तो पटियाला पंजाब आएगा। और दक्षिणी क्षेत्रीय सांस्कृतिक पूछेगा तो तंजौर के तमिलनाडु आ जाएंगे। और देखिए दो है, ठीक है। और उत्तर मध्य पूछता है सांस्कृतिक केंद्र तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर पूर्वी सांस्कृतिक केंद्र पूछेगा, दीमापुर नागालैंड में है। और दक्षिणी केंद्रीय सांस्कृतिक केंद्र पूछेगा तो नागपुर महाराष्ट्र में है। ठीक है, केंद्रीय लगा देगा, दक्षिण के केंद्रीय लगा देगा तो क्या नागपुर में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? नागपुर में आ जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न 111 नंबर क्या कह रहा है? राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? कोलकाता में, नई दिल्ली, मुंबई, बड़ौदा। तो ये हमारा है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1949 ईस्वी को तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी ने इसको किया था वर्णन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या चीज़ और दी हुई है। 112 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है? ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन की बात कर रहा है। समकालीन कला, कथ्य रूप, हंस और आजकल। तो इसमें से आपका समकालीन कला आंसर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि प्रश्नगत विकल्पों में समकालीन कला का पत्रिका ललित कला अकादमी का प्रकाशन है, जिसकी शुरुआत 1982 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1982 ईस्वी में की गई थी। आगे देखते हैं। क्या निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग आंध्र माध्यम नहीं है? जल रंग का आंध्र माध्यम नहीं है। टेम्परा, वाटर कलर, वाश, पेस्टल। तो इसमें कह रहा है कि जल रंग आंध्र का माध्यम नहीं है, तो पेस्टल रंग जो होता है इसमें जल को नहीं मिलाया जाता है, सीधे सीधे लगा दिया जाता है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। पेस्टल जल रंग आंध्र माध्यम नहीं है, यह तैल चित्रण का माध्यम होता है। पेस्टल रंग बिना तुलिका की सहायता से चाकू के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा? चाकू के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। चलिए
अब हमारा यूरोपीय कला से प्रश्न पूछ रहा है कि कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया था। गोथिक कला में, बाइजेंटाइन कला में, ईसाई कला में, रोमनस कला में, मतलब कला में आकृति चित्रण का क्या किया गया था, रोक लगाया गया था। तो बाइजेंटाइन कला में जो है, ठीक है, रोक लगा दिया गया था कि बाइजेंटाइन कला में चित्र का अंकन नहीं किया जाएगा। ठीक है, बाइजेंटाइन कला में चित्रों का अंकन नहीं किया गया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा बाइजेंटाइन कला मुख्यतः मणिकुट्टम पद्धति के लिए प्रसिद्ध है। यह कला छोटे छोटे रंगीन टुकड़ों से मिलकर बनाई जाती है और इसमें टुकड़ों को चिपकाया जाता है, तब इसे मणिकुट्टम पद्धति कहा जाता है। और बाइजेंटाइन कला का जन्म रोम में हुआ था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा 115 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमरत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं। अमरत्व की कला को रोम, इटली, भारत, मिस्र। तो मिस्र की कला को हम क्या कहते हैं, अमरत्व की कला कहते हैं। क्या कहते हैं, अमरत्व की कला को कहते हैं। चलिए आगे हमारा क्या है, कह रहा है कि अमरत्व की कला नामक संज्ञा मिस्र के देश के प्राचीन कला को दिया जाता है, मिस्र के देश को दिया जाता है। अब कह रहा है मोनालिसा संग्रहित है। 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोनालिसा संग्रहित है पेरिस में है, लंदन में है, भारत में है कि अर्जेंटीना में है। तो कहाँ, ये पेरिस में है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि मोनालिसा जो है चित्र पेरिस, जो मोनालिसा चित्र पेरिस के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित है। इसकी रचना लियोनार्डो द विंसी ने किया था और इसकी प्रमुख चित्राकृति है द लास्ट सफर, वर्जिन ऑफ द रास्क, लीड और हंसा इत्यादि इनका चित्रांकन है। किनका, लियोनार्डो द विंसी का है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, लियोनार्डो द विंसी का है। कह रहा लास्ट सफर के निर्माता लियोनार्डो द विंसी, राफेल, फ्रांस हाल्स गोगुआ। तो अभी हम बताए हैं कि कौन, लियोनार्डो द विंची, द लास्ट सफर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं, इसके बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं तब बढ़ते हैं आगे की तरफ। द लास्ट सफर अंतिम भोज नामक चित्र की रचनाकार लियोनार्डो द विंची जी हैं। ठीक, कह रहा पाल सेजान किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं। प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, स्वच्छंदवाद। पाल सेजान, अगर पाल सेजान की बात करें तो आते हैं किसके अंतर्गत, उत्तर प्रभाववाद के अंतर्गत। पाल सेजान आते हैं उत्तर प्रभाव के अंतर्गत आते हैं ये। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पाल सेजान उत्तर प्रभाववादी कला आंदोलन के समय के चित्रकार हैं। पाल सेजान का जन्म 1839 ईस्वी में फ्रांस के दक्षिणी भाग में एक्सा-प्रोवांस में हुआ था। इनके कलात्मक गुणों का दर्शन हम अनेक आरंभिक काल के प्रसिद्ध चित्र और चाचा डोमिनिक कालीघड़ी व पिता के व्यक्तिचित्र में हमें पाते ही देखने को मिलता है। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं। अगला हमारा 119 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु किस कलाविद के अंतर्गत आती है। डेविड की पेंटिंग की बात कर रहा है, शास्त्रीवादी, नव शास्त्रीवादी, यथार्थवादी, उत्तर प्रभाववादी। डेविड की अगर हम बात करें तो ये नव शास्त्रीवादी थे। क्या थे, नव शास्त्रीवादी थे। चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलिए डेविड की पेंटिंग की डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु नव शास्त्रवादी के अंतर्गत आता है। डेविड की पेंटिंग और सुकरात की मृत्यु नव शास्त्रवाद के अंतर्गत आता है। फिर अगला हमारा है प्रश्न, थियोडोर जोरिको किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं। थियोडोर जोरिको की बात कर रहा है, नव शास्त्रीवाद, रोमांसवाद, यथार्थवाद, प्रभाववाद। तो जोरिको की अगर हम बात करें तो जोरिको आते हैं रोमांसवादी कलाकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक, चलिए
थियोडोर जोरिको रोमांसवाद से संबंधित थे। 1819 ईस्वी में जोरिको ने अपने चित्र मेडुसा का बेड़ा चित्र राष्ट्रीय कला भवन में प्रदर्शित किए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। कह रहा है 121 पुनरुत्थान कला का केंद्र था। जर्मनी, इंग्लैंड, इटली और फ्रांस। पुनरुत्थान की अगर हम बात करें तो इटली था। क्या था? इटली था हमारा, तो यहाँ से पुनरुत्थान चित्रकला का आरंभ माना जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पुनरुत्थान कला का केंद्र इटली था। मूलतः इटालियन रेनेसां चित्रकारों से प्रेरित होकर यूरोप के अन्य देशों के चित्रकारों की गतिविधियों को हमें क्या प्रखर हो उठी थी, खिल उठी थी। ठीक, आगे देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है। अल्बर्ट ड्यूरर किस देश का कलाकार था? किसकी बात कर रहा है? अल्बर्ट ड्यूरर की बात कर रहा है। इटली, फ्रांस, हॉलैंड, जर्मनी। अल्बर्ट ड्यूरर की अगर बात करें जर्मनी, ध्यान दीजिएगा, अल्बर्ट ड्यूरर की बात करेगा तो जर्मनी। अल्बर्ट ड्यूरर कहाँ के थे? जर्मनी के देश कलाकार थे अल्बर्ट ड्यूरर। अल्बर्ट ड्यूरर कहाँ थे? जर्मनी। ध्यान दीजिएगा, कई बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अल्बर्ट ड्यूरर कहाँ थे? जर्मनी के कलाकार माने जाते थे। अल्बर्ट ड्यूरर जर्मनी का रहने वाला कलाकार था। वह जर्मन कला को स्वाभाविक प्रवृत्तियों को चित्रांकन में क्या निष्णात थे? जर्मनी कलाकार थे। अल्बर्ट ड्यूरर जी तो क्या थे? जर्मनी कलाकार थे। ड्यूरर साहब जी जर्मनी कलाकार थे। और माइकल एंजेलो थे, बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं, याद हो जाए आपको। माइकल एंजेलो चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, लेखक थे, संगीतकार थे। अगर माइकल एंजेलो की अगर बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा, तो एक ये मूर्ति बनाने में माहिर थे। किसमें थे? माइकल एंजेलो मूर्ति कला के में बहुत ज़्यादा माहिर थे। उसके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किए थे। ठीक, चलिए कह रहा माइकल एंजेलो का एक लब्ध प्रतिष्ठा क्या था? मूर्ति कला था, जो मूर्तिकार में फेमस थे। अगला हमारा 124 नंबर, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल की है? मौर्य काल की, गुप्त काल की, शुंग काल की, कुषाण काल की। अगर विष्णु की अगर हम बात करें, विष्णु जो है कि क्या थे, ध्यान दीजिएगा, विष्णु धर्मोत्तरम पुराण था। तो अगर इसकी हम बात करें गुप्त काल में, किस में आते हैं? गुप्त काल में आते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा विष्णु धर्मोत्तरम पुराण गुप्त काल से संबंधित ग्रंथ है और भारतीय चित्रकला की पौड़ परंपरा को प्रदर्शित करने वाले विष्णु धर्मोत्तर पुराण ईसा की 4वीं-5वीं सदी की रचना मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या चीज़ें दी हुई हैं। आज का लास्ट जो 125 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। प्रसिद्ध चित्र गियर्निका जो है पिकासो की है। गियर्निका किसकी? कई बार पूछा गया है गियर्निका के बारे में, तो पिकासो आपका ऑप्शन हो जाएगा। पिकासो सही हो जाएगा। गियर्निका का चित्रांकन पिकासो के द्वारा किया गया था। ठीक, कह रहा प्रसिद्ध चित्र गियर्निका के चित्रकार पिकासो हैं। आपकी यथार्थवादी शैलियों का भावपूर्ण उत्कर्ष और उनके 1937 में निर्मित विश्वविख्यात चित्र गियर्निका में दृष्टिगोचर होता है और यह चित्र पेरिस की प्रदर्शनी के स्पेनिश विभाग में रखने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो आज का ये जो है आपका 125 नंबर की जो प्रश्न श्रृंखला थी समाप्त हुई। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक, चलिए।